हेलो दोस्तों, मैं हूं जेएस राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय जेएस राहुल में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें दोस्तों हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। और दोस्तों हम लोग इन 3 टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को जानने के लिए हम लोग इन 3 टॉपिक को बात करेंगे, ठीक है। पहला चीज़ क्या है कि धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है। दूसरा क्या है कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। और तीसरा क्या है दोस्तों कि अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम लोग दोस्तों एनसीईआरटी बुक में काफ़ी बेहतर तरीके से इसे समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है ना कि हर जगह हम लोग अपने नोट्स नहीं समझ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स में भी कुछ ऐसे जैसे जो टॉपिक्स हैं जिसे हम लोग सीधे एनसीईआरटी बुक से ही समझने पर बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आज आप लोग एनसीईआरटी बुक्स को लेके बैठिए और साथ में हाईलाइटर, जिससे मैं अपना हाईलाइट कराते चलूँगा, वैसे आप लोग हाईलाइट करते चलो। बस उसे आप लोग एक बार देख कर रिवाइज करते रहना, वो आपके बोर्ड्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या हमारा टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो देखिए, धातु का वायु में दहन करने से क्या होता है। मेरा पहला टॉपिक यही था कि धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो देखिए, क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ना कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। देखिए दोस्तों, इसी चीज़ आप एक चैप्टर में अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। एक चैप्टर में आपने देखा था, वहाँ पे जब हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन का दहन किया था। तो देखिए, क्या सभी धातु इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं। एक प्रश्न भी आप उठता है दोस्तों कि क्या इसी तरह सभी धातुएं अभिक्रिया करती है। तो देखिए, इसकी जांच करने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, क्रियाकलाप क्या है दोस्तों, ठीक है। आपको इसमें विभिन्न तरह के धातु को एकत्र करना है, ठीक है। और उसे ना आपको क्या करना है कि चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन करना है, यानी कि उसका आपको दहन करना है। और आपको यहाँ पे नोट्स करना है कि उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने पर उत्पाद क्या है बनता है। आपको बहुत सारे, आप 10 ले लीजिए धातु, उनको प्रयोग करके देखिए, उनको तो उसका दहन करके देखिए, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे आप जब 4-5-10 धातुओं को जब उसको दहन करके देखिएगा, जैसे मैंने लोहा ले लिया, उसका मैंने फिर दहन किया, फिर मैंने तांबा को ले लिया, उसका भी दहन किया, उसी तरह मैंने 4-5 धातु का दहन कर कीजिए। तो जब आप दहन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। इसी चीज़ आप लोग नोट्स कर लेना कि सभी धातुएं क्या करती हैं। चलो इसे आप लोग नोट्स कर लो, ऐसे आप लोग भी इसे हाईलाइट कर लो। धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अब अगला क्या है, देखो उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का ऑक्साइड बनाता है। देखो, जैसे मान लीजिए कॉपर धातु है, इसे जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाइएगा तो क्या बनता है, देखिए 2CO, यानी कि कॉपर का ऑक्साइड, यानी कि उस धातु का ऑक्साइड बनता है। तो यही चीज़ आप अधिकतर धातु के साथ देखिएगा, ठीक है। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, अधिकतर धातु के साथ ऐसा होता है, इसलिए ऐसा माना गया, ठीक है। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। एल्युमिनियम को देखो दहन किया गया है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करते हैं। वहाँ पे दोस्तों मैंने ये चीज़ देखा था, ठीक है, कि कैसे वहाँ पर अभिक्रिया किया था। तो हमने वहाँ पे देखा था कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ये चीज़ मैंने वहाँ पे पढ़ा था दोस्तों कि जो धातु ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार करते हैं। देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, कुछ जो धातु है ना, ये दोनों तो ऐसे धातु हैं जो कि अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, ऐसे धातु ऑक्साइड जो, थोड़ा इस चीज नोट करना भी आई है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। देखो, यहाँ से एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न बनता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण दें। अगर इस प्रश्न आ गया है तो क्या लिखिएगा
कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके दो उदाहरण इस प्रकार हैं, पहला एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा जिंक ऑक्साइड। और इससे अगर बोल दिया कि समीकरण से लिख कर भी दिखाइए तो यहाँ पे देख लो, एल्युमिनियम यहाँ पे HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और यहाँ पे देखो एल्युमिनियम क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है और दोनों के साथ क्या बना रहे हैं, लवण तथा जल प्रदान कर रहे हैं, लवण और जल। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि ना अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, ये भी चीज नोट्स करना। अधिकांश जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, कुछ जो हैं जल में घुलकर क्षार प्रदान भी करते हैं। तो देखो सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं कि हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है। ये तो बात सही है दोस्तों कि सभी एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है, सब अलग अलग प्रकार से करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा अधिकतर धातुएं क्या बोला कि धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, देखिए विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती है, यानी कि ये बात क्या बोल रहा है कि विभिन्न धातुएं जो ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। बात सही है। तो पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेज अभिक्रिया करती हैं, देखो ये चीज नोट करना, पोटेशियम तथा सोडियम इतनी तेज अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। अब देखो एक तो है कि जैसे मान लीजिए वायु के पास हम दहन कर रहे थे, लेकिन जो पोटेशियम तथा सोडियम में से कुछ धातुएं हैं इतनी तेज से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये काफ़ी वीवीआई दोस्तों प्रश्न है। यहाँ से एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनता है कि सोडियम तथा पोटेशियम जैसी धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये प्रश्न का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, प्रश्न भी लिख लीजिए, आंसर भी लिख लीजिए। देखो क्या है कि सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातुओं की सतह पर ऑक्सीजन की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्सीजन की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। चलिए इससे कुछ उतना खास बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ एक और खास चीज़ है। देखो ये भी चीज़ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एनोडीकरण क्या होता है। तो देखो एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आपको ये जो एनोडीकरण है बस ये समझो। ठीक है, एनोडीकरण क्या होता है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। क्या है एनोडीकरण, बस एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की यह परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम को एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तु हम लोग देखे होंगे, आप लोग भी बनाई भी जाती है। ठीक है, तो वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो एल्युमिनियम है ना उस पर क्या होता है एनोडीकरण की वजह से उस पर क्या होता है जंग नहीं लगता है, इसलिए वो हमेशा चमकदार और सुंदर दिखता है। चलिए हम लोग दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि धातुएं ना जल के साथ अभिक्रिया कैसे करती है। तो जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि इससे कई एक नंबर के सवाल उठते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख लो कि कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, इस तरह से जो भी कई तरह के यहाँ पे सवाल आपको मन में आएंगे जो कि इसका हम लोग इस टॉपिक पे समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस पर देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या है कि जल के साथ
अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सभी जो धातुएं हैं ना जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। चलिए हम लोग यहीं से पॉइंट्स हम लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उसमें छिपी होती है, इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। देखो अगला हम लोग देखेंगे, चलो देखो ये क्या कह रहा है कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। अब कैल्शियम एक धातु ना, इसकी अभिक्रिया बोल रहा है कि थोड़ा धीमा होता है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अब देखो यही दो जो हम धातु देखे थे ये दोनों में अंतर हो गए। इसके जल के साथ अभिक्रिया और इसके जल के साथ अभिक्रिया में काफ़ी अंतर है। ठीक है, अच्छा देखो, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो कैल्शियम क्या होता है जब जल के साथ अभिक्रिया तो तैरना प्रारंभ कर जाता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखो जो मैग्नीशियम है उस शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखो यहाँ से कई तरह के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जिसमें आप 11th के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे इससे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ देगा कि मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है या नहीं, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है या नहीं, तो इसका आंसर आप लोग जब ये चीज़ मालूम होंगे ना तभी। अब कई लोग को बोरिंग सा लग रहा होगा कि नहीं ये क्या एनसीईआरटी के लाइन पढ़े जा रहे हैं, तो पढ़ने से मतलब ये नहीं है दोस्तों, मैं आपको समझाते चल रहा हूँ ताकि ये चीज़ आप समझें। ठीक है, और इसे आप एक बार और अच्छे से अगर अपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ लोगे ना तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। तो आपको अगर से कोई पूछ देगा कि दो धातु का नाम बताओ जो कि भाप के साथ अभिक्रिया करती है, चाहे बताओ एल्युमिनियम चाहे तो आयरन, एल्युमिनियम बताओ शीतल जल के साथ अभिक्रिया करेगी या गर्म जल के साथ, तो कितने लोग बोलेंगे गर्म या तो शीतल, ये दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि वो भाप के साथ अभिक्रिया करता है। हाँ यहाँ पे चीज़ तो है दोस्तों कि आयरन मतलब लोहा, यानी कि लोहा को आप जब जल में रखिएगा तो वह उसमें जंग नहीं लगेगा, वह आयरन के साथ अभिक्रिया, आयरन जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक नया जानते हैं। एक और चीज़ देख लो कि लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। चलो लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड यानी कि जो सोना है ना, ये सब धातुएं बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये चीज़ जो है ना बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है कि क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। मेरा अगला टॉपिक क्या हो गया कि क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। चलिए दोस्तों इस टॉपिक को देखते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक मैंने इसलिए नहीं लिया ना क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग पहले से जान चुके हैं कि जो धातु जो होता है ना अम्ल के साथ अभी जो 2 चैप्टर मैंने पढ़ा है ना कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है भाई, धातु प्लस अम्ल लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इसे हम लोग तो जान चुके हैं पहले से, इसलिए इस टॉपिक मैंने थोड़ा सा आपको नहीं बताना सोचा, लेकिन चलो एक बार विचार तो कर ही दिया इस पर। तो दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है कि रॉयल जल का लैटिन शब्द, एक्वारेजिया क्या है, रॉयल जल का लैटिन शब्द है।
तो एक्विया क्या होता है, 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं है। एक्विया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्कों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ होता है। देखिए दोस्तों, जब आप कभी अपने गहने को लेकर, सोना का गहना लेकर जब सुनार के पास जाते हैं तो वह इसी एक्विया का उपयोग करता है। किस लिए? उसे साफ करने के लिए। ठीक है, तो आप जब भी जाते होंगे ना, देखते होंगे कितने लोग का तो क्या बोलता है, वजन ही कम हो जाता है। तो जब ज़्यादा तो उसमें रख दोगे ना तो उसे गला लेता है और उसका कुछ जो कण होते हैं इसमें समाहित हो जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक यह है कि अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो काफ़ी चीज़ अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या है ना, थोड़ा सा कितने लोगों को तो समझ में भी नहीं आया होगा ये बात, और बोरिंग टाइप का भी लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक है, तो थोड़ा बोरिंग भी लगे तो देखना है। ठीक है, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। जैसे मान लीजिए लोहा का लवण विलयन है और मान लीजिए उसमें कॉपर कैसे अभिक्रिया करेगा, ये चीज़ में है, समझिए। तो दोस्तों इसके लिए हम इस जो क्रियाकलाप है ना उसका उपयोग करते हैं। देखिए ये क्रियाकलाप मैंने इसलिए इसका करा रहा हूँ क्योंकि इस क्रियाकलाप से एक प्रश्न आते हैं जो कि काफ़ी वीवीआई हैं। ठीक है, देखिए क्रियाकलाप क्या है कि कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए। ठीक है, कॉपर के तार को प्रश्नली में रखें, आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी प्रश्नली में रखें, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। 20 मिनट के बाद अपने प्रेक्षण को रिकॉर्ड कीजिए। आपको किस प्रश्नली में कोई अभिक्रिया हुई इसका पता चलता है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है, कि आपने अपने प्रेक्षण के क्रियाकलाप 3, 9, 3, 10 ना इतना समझ स्थापित कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रहने समय के लिए यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये चीज़ बताना है। तो चलो इन सभी बातों को ध्यान रखते हम ये देखते हैं कि इससे क्या हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये चित्र में आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए लोहे का किल है ना, आयरन सल्फेट का विलयन है, प्रश्नली स्टैंड है, और यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट का ये विलयन है, इसमें लोहे का किल है। और तो कहने का मतलब ये है कि आयरन सल्फेट के विलयन में तांबा का तार डाला हुआ है। ठीक है, और जो तांबा का जो विलयन है उसमें लोहे का तार डाला हुआ है। तो देखिए अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से या गलित अवस्था में से विस्थापित कर देती है। यही तो है, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे होती है ना, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। पिछले खंड में आपने देखा कि सभी धातुएं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन जल अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता को जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिक्रियाओं में साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि अभिकर्मों के साथ सभी कोई जो होता है ना, सभी धातुएं नहीं कर पाती है। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के आरोही क्रम में नहीं रख सकें। आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन किया है वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। देखिए तो यहीं पे क्या है कि अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों तो हम लोग आज के लिए इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, और कल की वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे सक्रियता श्रेणी क्या होता है। तो कल की वीडियो आप लोग देखना नहीं भूलेगा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक तो जरूर बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।